नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर मैं एक बिल्कुल अलग सा विषय, ऐसा विषय जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है, जिस पे चर्चा सामान्यतः आपने अभी तक नहीं देखी होगी, लेके आया हूं। और ये विषय पुनः बहुत सारे पीड़ित लोग होते हैं, सामान्य लोगों के लिए ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे पीड़ित लोग होते हैं जिनके लिए ये विषय बहुत उपयोगी और बहुत उनको प्रिय है और वो इसका समाधान चाहते हैं। तो आज मैं आपके सम्मुख इस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेनिस एल्बो जो है इसकी इंजरी से रिलेटेड है, ये इट्स स्पोर्ट्स इंजरी है। ये बड़े जो पेशेवर खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर जो टेनिस खेलने वाले हैं उनमें लगभग ऐसा कहा जाता है कि 50% लोगों को ये समस्या कभी न कभी किसी आयु में अवश्य हो। तो मैं आज उनसे संबंधित आपसे बात करने वाला हूँ। ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता है, सामान्य तौर पे वहाँ पे 20 से 25% लोगों को अपनी 20 से लेके 50 साल की आयु के बीच में ये इंजरी हो जाती है। क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स से होती है या और किसी कारण से भी हो सकती है? या आज आप देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि केवल स्पोर्ट्स से नहीं, खेलने से नहीं, ये कभी-कभी अन्य चीजों के कारण से भी हो जाती है। तो आज मैं आपको बड़े विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा और आपको आज ये सुनने के बाद इस समस्या से संबंधित उसके उपाय भी समझ में आ जाएंगे। हो सकता है कि कुंडली के हिसाब से आप अलग-अलग उपाय देखें, लेकिन सामान्य उपाय बदलेंगे नहीं। टेनिस एल्बो इंजरी ये होती क्या है? ये जो एक टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनके रैकेट पकड़ने और उनके जो जिस तरह से वो मारते हैं, जिस तरह से वो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अपनी एल्बो को स्ट्रेच करते हैं, अपनी एंकल और इन पे जिन पे प्रेशर्स आता है, उसके कारण से कभी-कभी या कभी-कभी कहा जाता है कि और अधिक मतलब ज़्यादा यूज़ करने से, जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो खराब हो जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये वॉन एंड टॉर्न की एक समस्या भी हो सकती है कि किसी का बहुत ज़्यादा अपना इसका इस्तेमाल करना, वो भी इस इंजरी का कारण हो सकता है। इसमें हमारे जो एल्बो होती है या हमारी किसी भी एक मसल में जो है बहुत ज़ोर से पेन होता है, ये हमारी एल्बो में एक सीवियर पेन देता है, जहाँ सूजन के साथ-साथ वहाँ लालिमा हो जाती है और अंदर जो हमारी मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे जो अपने आर्म्स और आर्म से लेके जो इतना एरिया है, ये यहाँ पे हमारे को मूवमेंट में बहुत दर्द होता है। जिनको दर्द होता है वो इस पीड़ा को जानते हैं कि कितना पेनफुल होता है। इवन एक दरवाजे की नॉब को घुमाने में भी दिक्कत हो जाती है। कभी-कभी कहीं पे जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट हल्की सी भी करनी होती है तो वो नहीं कर पाते हैं। मैं आज एक कुंडली के माध्यम से भी आपको बताऊँगा, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट हैं, उनकी कुंडली है और उनको ये समस्या हुई, समाधान मैंने दिया। उन्होंने इलाज तो ख़ैर अपनी मर्ज़ी से कराया था, क्योंकि मैंने जब उनको बताया था तो उस समय तक वो इलाज की प्रोसेस शुरू कर चुके थे। तो पेनफुल इतना था कि वो शब्दों में नहीं बता सकते, तड़प रहे थे। तो आज मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छी-सी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप से हम अगर अपने हाथ को या अपनी किसी एल्बो को हम प्रॉपर्ली मोशन बनाकर एक ही तरीके से बार-बार यूज़ करते हैं। चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स के बाहर भी अगर हम एक ही तरीके से पोस्चर बना के किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका प्रभाव हमारे जो जगह पे कहीं जिस मसल पे पड़ेगा, उस मसल का वॉर्न एंड टॉर्न हो जाएगा, जहाँ पे उसका जख्मी होना, उसके उसके टिश्यूज़ का खराब होना, जिसके कारण से हमारी स्वेलिंग आएगी, हमें इन्फ्लेमेशन होगी, हमारे शरीर में जिस पार्ट के अंदर है वहाँ दर्द होगा, उसकी मूवमेंट में भी बहुत तकलीफ होगी। जब हम कॉजेज़ की तरफ जाते हैं, अगर मैं सिर्फ़ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों के एंगल से बात करूँगा, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ बहुत आसानी से कि टेनिस खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से ग्रिप करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले भी एक पर्टिकुलर स्टाइल से ग्रिप करते हैं और आपने देखा होगा कि उनको भी बहुत इंजरीज़ होती हैं। बड़े सारे हमारे सचिन तेंदुलकर को भी टेनिस एल्बो इंजरी रही थी और एक बार ऐसा लग रहा था शायद वो दोबारा कभी नहीं खेल पाएँगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको अच्छी मेडिकेशन मिल गई और ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गए और काफ़ी हद तक लोग ठीक हो जाते हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ। तो
एक रिपिटेटिव मोशन और एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बैटिंग और अपना या टेनिस खेलने का या आप भागते हुए में जिस तरीके से अपने रैकेट को पकड़कर स्विंग करते हैं, उसका कभी-कभी झटका या स्ट्रेन जिसे कहते हैं हम, वो हमारे किसी एक पर्टिकुलर टिश्यूज़ को डैमेज करता है। और वो हमारा जो बाजू की जो एल्बो वाली पोर्शन है, वहाँ पर जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उन मसल्स को डैमेज कर देता है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बड़े सारे जो लोग होते हैं, मतलब स्क्वैश खेलने वाले हो सकते हैं, फेंसिंग करने वाले हो सकते हैं, रैकेट बॉल वाले हो सकते हैं, वेट लिफ्टिंग में भी आप देखते हैं कि जिस तरह से झटका दे के ऊपर उठाया जाता है पूरा करके, झटके से। तो ऐसे में आप उन प्लेयर्स से पता करोगे तो आपको पता चलेगा उनमें भी बड़े सारे लोग मिल जाएँगे। इवन जिम जाने वाले बड़े सारे लोगों का भी आपको कभी-कभी पता चलेगा कि वहाँ पे भी इस प्रकार की इंजरीज़ वाले लोग मिलेंगे आपको। मेरे से मिलते रहते हैं तो इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर आप रेगुलरली लोगों को बता रहे हैं तो स्पेसिफिकली मेरे से लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत लोग पूछते हैं। प्रोफ़ेशन के लिए भी बहुत पूछते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत पूछते हैं और इसके लिए भी बहुत पूछते हैं, मैरिज के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके के लोग होंगे जिनको स्पोर्ट्स में खेलते में होगा। पर ज़्यादातर वो लोग तो क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टाइल हो जाता है उनका अपना अपनी हर चीज़ की ग्रिपिंग और उसको मूवमेंट का जो स्टाइल होता है वो उनके टिश्यूज़ और मसल्स को डैमेज कर सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ हो सकते हैं या मसल्स हो सकते हैं या कभी-कभी बोन भी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं माइनर जो है हेयर इंजरी टाइप की हो जाती है। अब ये जो है ये एक्सीडेंटल इंजरी से टोटल अलग है। उससे हम कम वो मिक्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन कारपेंटरी करने वाले लोग भी क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल से वो अपना जो है आरी और अपना मशीनें चलाते हैं तो उनको भी इसकी संभावना रहती है। इवन मैं प्लम्बर्स के लिए भी बोलूँगा जो ज़्यादा काम करते हैं, देखिए डिपेंड करेगा आप कितना काम करते हैं। अगर आप साइट विज़िटर हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप अपने हाथ से घंटों काम करते हैं, तो आप मान के चलें कि आपकी मसल्स की इंजरी की संभावना पूरी है। टाइपिंग करने वाले लोग, क्योंकि उसमें भी आप एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, आपके हाथों की जिस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, उसमें भी संभावना रहती है। पेंटिंग करने वाले लोग, जो घर की पेंटिंग करते हैं और आर्टिस्ट लोग भी होते हैं जिनके बाजू में स्ट्रेन हो जाता है। आप देखेंगे बड़े सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं बाजू में स्ट्रेन हो जाता है, अब घंटे 2 घंटे से ज़्यादा पेंटिंग नहीं होती है या थोड़ी-थोड़ी गैप के बाद वो करते हैं। रेकिंग करने वाले, निटिंग निटिंग तो हमारे घर की लेडीज़ बहुत सारी लोग करती हैं। तो उनको भी ये चीज़ हो जाती है कि उनकी बाजू जो है काम करनी बंद कर देती है। एल्बो में बहुत पेन होता है, वो काम नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनाने वाले, बेलने वाले, वो लोग भी इसमें कभी-कभी इसके शिकार हो सकते हैं। अब सिम्पटम्स क्या होते हैं? आपको बहुत पेन होगा, टेंडरनेस होगी, बोन नॉब की जो आउटसाइड है वो हमारी जो एल्बो है उस नॉब के पास में हमारे जो कनेक्ट बोन है, वहाँ पर बहुत तरीके बड़ी तीखी जैसे जलन सी के साथ रेडिएशन का फीलिंग होगा और आपको ऐसा लगेगा कि बस कोई मेरे किसी तरह से इससे आराम दिला दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं सुन चुका हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से तड़पते हुए बात की। ये कभी भी किसी को भी हो सकती है, कोई सामान हैवी उठाते समय में ही हो जाता है कभी-कभी। आप कोई बहुत हैवी सामान उठा लेते हैं झटके के साथ, तो वो भी हो जाता है। ये संभावना उनको रहती है जिनका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शंस रहते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोस्चर और ग्रिपिंग रहती है, ये उनको ज़्यादा रहती है और उनको एक जैसा काम ही बार-बार करना होता है। वो जैसे हम रैकेट के अंदर देखते हैं वैसे ही हम आप और चीज़ों में भी ग्रिपिंग किसी से चीज़ से कर आप कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ को बार-बार करते हैं। जैसे थोड़ा ही मारना है मान लीजिए बार-बार, बार-बार, बार-बार मारना, तो आपको इसकी संभावना पूरी रहती है। उसमें आपको कभी भी ये करने में ही दिक्कत होने लग जाए तो आप समझ लें कि आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब बहुत पेन होने का अर्थ है या आपका दर्द होने की शुरुआत हो गई है तो आप समझ लें कि आपको इसे और ज़्यादा खराब नहीं करना है, आपका दर्द शुरू हो चुका है। ये टेनिस एल्बो इंजरी है। दरवाज़े की जो नॉब घुमाकर हम अंदर जाते हैं वो नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको टेनिस एल्बो इंजरी है। और स्ट्रेट करने में, हाथ को ऊपर करने में भी आपसे नहीं हो रहा तो आप मान लीजिए कि टेनिस एल्बो इंजरी है। और कंडीशंस जैसे गोल्फर्स में होती है, क्या होती है उनकी जो होती है इनर अंदर की तरफ जो होती है उसमें मसल्स में इंजरी होती है, ये आउटर मसल्स में इंजरी होती है। ये मसल्स अलग-अलग तरीके की होती हैं। तो उनकी इंजरी में जो है थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन होती वैसी ही इंजरी है। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे?
क्योंकि बताने में तो सबको पता ही है कि अगर टेनिस एल्बो इंजरी है और ये इन लोगों को हो सकती है। इसके बाद हमारा असली मुद्दा तो आता है कि क्या ज्योतिष से भी इसको देखा जा सकता है? ज्योतिष से सभी कुछ देखा जा सकता है। माइन्यूट से माइन्यूट देखने वाली चीज़ भी देखिए हमारा लगन, लग्नेश पूरे हमारे जीवन की हर घटना पे प्रभाव रखते हैं, अधिकार रखते हैं। तो हमें लगन और लग्नेश की स्थिति हमेशा देखनी है। जब भी ये होगा लगन और लग्नेश की स्थिति, दोनों की स्थिति खराब होगी, उस समय हमारे साथ कोई दुर्घटना का समय आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो तृतीय भाव है, वो हमारा पहले हम सबसे पहले उसी से हम देखते हैं कि हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम राइट एंड लेफ्ट की तरह देखते हैं तो हमारा एकादश भाव यानी कि एक्वायरस साइन और जेमिनी साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे इनके लॉर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, किसकी स्थिति ज्यादा खराब है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए कौन से ग्रह की ज्यादा स्थिति खराब होगी। मान लीजिए शनि ज्यादा खराब है तो आपको लेफ्ट हैंड में ये चीज होगी। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ कि इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई राइटी है कि लेफ्टी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जो राइट से काम करते हैं उनको राइट हैंड में होने की इसकी संभावना रहती है, लेकिन जो लेफ्ट को ज्यादा यूज करते हैं और लेफ्ट से ही ऐसे कोई भी काम करते हैं तो उनको लेफ्ट में होने की संभावना रहती है। हाँ, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस हाथ को हम कम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारी ग्रिपिंग पावर वैसे ही कम होती है, इसलिए हमारे को इस टाइप की इंजरी होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। मगर लेकिन कोई ये अगर कोई उस हाथ से जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो उसमें भी हो सकती है, क्योंकि उसकी मसल्स का यूज हम कम से कम करते हैं, तो ऐसी संभावना हमेशा बन जाती है। यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए, तृतीय भाव और तृतीयेश, एकादश भाव और एकादश, और जेमिनी साइन और एक्वेरियस साइन, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। सैटर्न हमें हमें और एक्वेरियस साइन हमें तब देखना है जब हम एकादश भाव की स्थिति खराब देखें, और उसके साथ साथ हमारा एक्वेरियस साइन भी डैमेज्ड है, तो मान लीजिए कि हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन सा भाव या कौन सी स्थिति है जिसकी स्थिति खराब है। और मुख्य रूप से मसल्स के लिए पहला कारक गुरु है, सहायक कारक मंगल है। मंगल शेप देने का काम करता है, जो स्पोर्ट्स वाली शेप होती है वो। अदरवाइज जो पहला कारक मसल्स जो बनती हैं वो हमारे फैट से बनती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी ईयर्स में भी मसल है, हमारे स्टमक में भी मसल्स हैं, हमारी जीभ में भी मसल्स हैं। मसल्स हर जगह होती हैं, इसलिए जहां पर भी मसल्स हैं वो पहला कारक गुरु ग्रह है। और ये जब भी गुरु ग्रह और मंगल एफ्लिक्टेड होंगे शनि से, राहु से और केतु से, तो आप मान के चलें कि ये पीड़ा देंगे। मरकरी, क्योंकि एक जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, उसका कारक है, तो वो सहायक कारक के तौर पे हमारे लिए काम करता है। अब मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से इस पूरे के पूरे जो समस्या है उसके ऊपर बात करता हूँ। ये एक मेल की कुंडली है, ये मेरे क्लाइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, गुड़गांव में इनका जन्म हुआ और 29 जून 1971 में इनका जन्म हुआ। तुला लगन की कुंडली है। अब आप देख सकते हैं तृतीयेश अपने से 12वें चला गया और शनि द्वारा दृष्ट है। दूसरी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे शनि के की केतु पे दृष्टि है, तो इसलिए भी एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस स्थिति में, और तृतीय जो यहाँ पे जो जेमिनी साइन है वो पापकत्री योग में है, और आप देखेंगे कि वहां पर बुध भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। सूर्य अपने से एकादश आ गया है, सी साइन है जो एकादश भाव में है, उस पे मंगल की दृष्टि है। चलित कुंडली देखते हैं अब हम। तो चलित कुंडली में देखते हैं कि मंगल वहां से हट गया है, मंगल वहां से हट गया है और चंद्रमा भी अपने भाव से हट गया है। शुक्र अष्टमेश होकर वो सूर्य के पास पहुंच गया है। देखिए हमेशा के लिए ये चीजें याद रख लीजिए, जब भी सूर्य शुक्र के द्वारा पीड़ित होगा, ऐसी स्थिति में आप आसानी से समझ सकते हैं कि सूर्य से संबंधित किसी चीज की कोई ना कोई स्थिति में खराबी होगी। यहाँ पर आप बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं, रोगेश के ऊपर अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि है और मंगल पे शनि की दृष्टि है और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि। चलित में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अर्थात कि यहाँ पे पंचम भाव के की क्वालिटी लेकर
राहु के साथ बैठा हुआ मंगल वहां पे दृष्टि डाल रहा है, जो आपका एकादश भाव है। चलित की दृष्टियां वो आपको भाव से भाव का प्रभाव बताती हैं, और लगन कुंडली की दृष्टि ग्रह के राशि अनुसार होने वाले प्रभावों को व्यक्त करती है। तो हम बैठा हुआ ग्रह जो राशि के अंदर है उसी के अनुसार लेंगे, लेकिन दृष्टियां जब हम देखेंगे तो हम क्वालिटी कौन सी लेके बैठा है, जिस भाव के गुण लेके वो देख रहा है, हम ये बात करें। तो यहाँ पर जो मंगल है वो पंचम भाव के गुण लेकर, यानी कि कुंभ राशि के गुण लेकर और एकादश भाव को देख रहा है। इसके साथ वो द्वादश भाव पे भी दृष्टि रख रहा है भाव की दृष्टि से, लेकिन जो गुण है उसमें वो राशि है मकर राशि में राहु बैठा है। अब आप यहाँ देख लीजिए, हम लगन कुंडली पे वापस आते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि लगन कुंडली की स्थिति हमें क्या बता रही है। लगन कुंडली की स्थिति ये बता रही है कि मंगल राहु से प्रभावित है, मकर राशि से प्रभावित है, लेकिन उसमें गुण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हर एक को ध्यान देना चाहिए। और मंगल में के साथ चंद्रमा भी अपना भाव बदलते हैं चलित के अंदर, और शुक्र भी बदलते हैं। तो मंगल के साथ साथ शुक्र का भी जो भाव बदलना है वो भी गुणों का परिवर्तन करता है, भाव के अनुसार शुक्र का, मंगल का और चंद्रमा का। इन तीनों के रिजल्ट में भावों में अंतर आ जाएगा, राशियां इनकी यही गिनी जाएंगी जहां ये बैठे हुए हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं दशा की। जहां आप देख सकते हैं दशा की स्थिति के ऊपर अब बात करें तो दशा गुरु की दशा चल रही है। तुला लगन के अंदर आप जानते हैं गुरु अकारक होता है, और गुरु के साथ साथ शुक्र जो होता है, जो है लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। आप दोबारा नोटिस करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि लगन जो है वो है, और उसमें यानी कि सिक्स्थ एंड एट्थ लॉर्ड की दशा चल रही है। और जो दोनों स्थितियों में तृतीय भाव का स्वामी गुरु जो रोगेश भी है, उसके बीच में अंतरदशा अभी शुक्र की जो लग्नेश भी है और साथ साथ अष्टमेश भी है, और अष्टम का जो अपनी दूसरी राशि का लग्नेश के से दूसरी राशि का प्रभाव लेके, तो उनको ये समस्या जैसे ही शनि ने गोचर में अपना भाव बदला, यानी कि शनि जैसे ही उसमें आए मकर राशि में आए, वहां पे ये प्रभाव हो गया। मकर राशि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मकर राशि में आप ध्यान से देख सकते हो मंगल एवं राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ आते ही उस व्यक्ति को समस्या हुई, और उसके साथ साथ थोड़े दिनों में ही गुरु भी आ गया था। जैसे ही गुरु यहाँ आया तो एक जिसे कहते हैं इंजरी, एक्सीडेंट का योग बन गया। मंगल शनि राहु ये अपने आप में इंजरी देते हैं। जिनका मंगल और राहु इकट्ठे होता है उनको मैंने ज्यादातर लोगों को सर पर या पीठ पे या मसल से रिलेटेड इंजरीज देखी हैं। इसके साथ साथ उनको मैंने ड्रिंक की आदत देखी है, स्मोक की आदत देखी है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की आदतें मैंने नोटिस की हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उच्च के मंगल के साथ राहु जब बैठा होता है, और यहाँ पे शनि जो उच्च के मंगल का जो भाव का स्वामी है, यानी कि डिस्पोजिटर है, जहां मंगल और राहु बैठे हैं वो जाके अष्टम में बैठ गया है, तो अपना प्रभाव तो वो रखेगा। और शनि बुढ़ापा देता है, इंजरीज देता है, आपको कमजोर करता है, आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, आपकी दृष्टि को कमजोर करता है, इवन आपकी ग्रोथ पे भी बहुत नेगेटिव असर डालता है बचपन में, और अगर खराब स्थिति में हो। और अगर बुढ़ापा आता है तो आपको सारे बुढ़ापे वाले रोग जो होते हैं, जिसमें चलने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अपना खांसना और रोग ऐसे लग जाना, जितने भी प्रकार के होते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित हो, दृष्टि से संबंधित हो, वो सभी प्रकार के, हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कोई भी रोग हो, वो सभी, मेमोरी से संबंधित, डिमनीशिया टाइप के रोग, अल्जाइमर टाइप के रोग, कोई भी रोग होगा उसमें शनि का कहीं ना कहीं रोल आएगा। तो शनि आपको कमजोर भी करता है, स्क्वीज भी करता है, और इस प्रकार से रोग देने की क्षमता भी रखता है। यहाँ बैठा हुआ अष्टम में बैठा शनि आयु तो बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ सभी प्रकार के रोग अवश्य देता है। ये निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति को कोई ना कोई बुढ़ापे वाले शनि के माध्यम से होने वाले रोग अवश्य लगेंगे। तो ये योग इस कुंडली में पूर्ण रूप से एक इंजरी योग बने हुए हैं, और मैं इनको कई बार पहले भी समझाता रहता हूँ कि अपने को बहुत सावधान होकर चले। वैसे तो वो बहुत सजग और सावधान रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो
घर में बैठे-बैठे भी चोटें लग जाती हैं और घर में बैठे-बैठे भी इंजरी हो जाती है। तो इनकी ये वाली स्थिति के बाद आप देख सकते हैं कि जब उनको ये हो गया और शनि वक्री था, गुरु भी वक्री था, तब ये स्थितियाँ बनी और उसके बाद अब वो इलाज करा के ठीक हैं और अब वो प्रसन्न हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, जिनको मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी करनी है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं और किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी ज्योतिष या वास्तु सीखना है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।